गुड इवनिंग। मैं अमन सर आप सभी दोस्तों का आपके अपने चैनल इंग्लिश फाउंडेशन कोर्स में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, काफ़ी टाइम हो गया कोई भी नया वीडियो अपलोड किए हुए। अब एसएससी की नई वैकेंसी आई है। एसएससी ने अपना पूरा जो कैलेंडर है उसके अलावा 70,000 नई वैकेंसियों को उसने अभी क्या किया है, लॉन्च किया है। अभी एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आप सारे लोग इसको देख सकते हैं। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से कि इतनी सारी वैकेंसीज़ हैं, आने वाले दिनों में बहुत सारे एग्ज़ाम्स आपको हैंडल करने हैं, इसीलिए मैंने फिर से डिसाइड किया है कि आपको रोज़ एक वीडियो मैं दूंगा और एक वीडियो उस चुनिंदा कॉन्सेप्ट से दूंगा जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। उसी से रिलेटेड वीडियो मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। इसी क्रम में आज का ये जो टॉपिक है कलेक्टिव नाउन, और ये कलेक्टिव नाउन जो किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, आज उसको हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो कॉपी और पेन के साथ बैठिएगा और एक एक पॉइंट को जो भी मैं बोलूं उसको भी अगर मेंशन करते जाएंगे तो आपके नॉलेज में एक बहुत बड़ा इजाफा होगा जो कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा आपको। तो चलिए आज के इस कॉन्सेप्ट को शुरू करते हैं। किसके साथ? तो कलेक्टिव नाउन के साथ। कलेक्टिव नाउन बहुत सारे बच्चे पढ़े होंगे, ठीक है, आए दिन पढ़ते हैं, सारे लोग पढ़ते हैं, सारे लोग पढ़ाते भी हैं। लेकिन कलेक्शन का कलेक्टिव जो होता है एक कलेक्शन शब्द से बना है। कलेक्शन करना मतलब होता है इकट्ठा करना। अगर सबसे पहले बात की जाए कि व्हाट इज़ कलेक्टिव नाउन, तो कलेक्टिव नाउन जिसको आप लोग हिंदी में बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। समूह का मतलब क्या होता है? तो समूह का मतलब होता है दोस्तों ग्रुप, और वाचक का मतलब होता है बताने वाला। यानी समूह के बारे में बताने वाली संज्ञा को हम क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन कहते हैं। क्लियर है? समूह के बारे में बताने वाले नाउन्स को हम कलेक्टिव नाउन्स के नाम से जानते हैं। और कलेक्टिव नाउन का जो डेफिनेशन होता है आप लोग किताबों में पढ़े होंगे। ये जो कलेक्टिव नाउन होता है, कलेक्टिव नाउन से ग्रुप का बोध होता है। किसका बोध होता है? ग्रुप का। और कलेक्टिव नाउन से, चूंकि मैंने कहा कलेक्शन, तो इस कलेक्शन से बना है, तो कलेक्टिव नाउन से ग्रुप और कलेक्शन का बोध होता है। जो कलेक्टिव नाउन होगा उसे आप ग्रुप का बोध करा सकते हैं और उसे किसका बोध करा सकते हैं? कलेक्शन का। एक एक वर्ड के बारे में और उसके डिफरेंसेस के बारे में बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है। आप लोग के मन में ये कन्फ्यूज़न ज़रूर आना चाहिए। आया होगा या नहीं आया होगा ये मैं नहीं कह रहा। आपके दिमाग में ये कन्फ्यूज़न आना ज़रूर चाहिए कि अगर ग्रुप और कलेक्शन, अगर इन दोनों का मतलब समूह अगर होता है, अगर यहाँ पे कलेक्टिव लिखा गया है दोस्तों, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? समूह। और समूह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ग्रुप बोलते हैं ना। यानी कि मीनिंग ऑफ ग्रुप एंड कलेक्शन एंड कलेक्टिव इज समूह। ग्रुप का, कलेक्शन का और कलेक्टिव, तीनों का मतलब क्या हो रहा है? समूह हो रहा है। तो क्या इन तीनों की जगह पे हम किसी एक ही वर्ड को लिख सकते हैं, या इन तीनों का अपना अलग अलग इंपॉर्टेंस है, अपना अपना कोई महत्व है, अलग अलग अर्थ है? इसको समझना ध्यान से ज़रूरी है। ग्रुप जो होता है उसका मतलब होता है समूह, और कलेक्शन का मतलब होता है इकट्ठा करना, संग्रह। इसका मतलब होता है दोस्तों संग्रह। क्या होता है? संग्रह। अब आपको ये दिमाग में जरूर जानकारी होगी। और ग्रुप का मतलब होता है समूह। क्या होता है? इसका मतलब होता है समूह। तो समूह और संग्रह में कोई अंतर है या नहीं है? ये अंतर समझोगे आप, तभी एक दिन सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से आप समझ पाओगे। चलिए मैं समझाने की बात करता हूँ। कलेक्शन जिसको आप लोग संग्रह बोल रहे हो, वो वस्तुओं के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मेरे पास एक कलम है तो ए समूह तो होगा नहीं, मेरे पास 10 पेन है, अलग अलग टाइप की पेन है, एक ही टाइप की पेन है, तो मैंने इन कलमों को क्या किया है? इकट्ठा किया है। मेरे पास 3 मोबाइल हैं तो मैंने मोबाइल को इकट्ठा किया है। मोबाइल खुद मेरे पास चल के नहीं आया है। जैसे अगर कोचिंग क्लास की बात करिए, कोई स्कूल की बात करिए, उसमें जो क्लासेस चल रही हैं तो उसमें बेंच हो गया, डेस्क हो गया, वाइट बोर्ड हो गया, पेन हो गया, मार्कर हो गया, डस्टर हो गया, लाइट्स वगैरह हो गई, ईंट हो गया, पंखा हो गया, एसी हो गया। ये सारे चीज़ अपने आप नहीं आया, एक जगह पे आपको इकट्ठा करना पड़ा। लेकिन जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको कोई इकट्ठा नहीं करता, वो एक पर्टिकुलर टाइम पे अपने आप क्या होते हैं? इकट्ठा हो जाते हैं। तो कलेक्शन करना पड़ता है और ये निर्जीव वस्तुओं के लिए इस्तेमाल होता है। ये किसके लिए इस्तेमाल होता है? तो ये इस्तेमाल होता है दोस्तों नॉन लिविंग के लिए। किसके लिए इस्तेमाल होता है? नॉन लिविंग के लिए। और कलेक्शन जिसको आप नॉन लिविंग बोल रहे हो, वो किसके लिए इस्तेमाल होता है? वो निर्जीव के लिए। अब आप बोलोगे कि निर्जीव क्या? व्यक्ति की वस्तु, तो व्यक्ति ही निर्जीव होती है। व्यक्ति निर्जीव होगा? नहीं होगा ना।
इसका मतलब है कि निर्जीव होना, इसका मतलब है कि निर्जीव क्या होगा, वस्तु होगा। तो निर्जीव वस्तुओं के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं कलेक्शन का, और समूह ये इस्तेमाल होता है लिविंग के लिए। किसके लिए इस्तेमाल होता है, लिविंग के लिए। और लिविंग में कौन आएगा, तो लिविंग में व्यक्ति आएंगे। ये आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा। अब आपसे अगर कोई पूछता है कि ग्रुप और कलेक्शन में क्या डिफरेंस है, तो आपको बताना चाहिए कि ग्रुप का इस्तेमाल लिविंग बींग्स के लिए यानी कि हम इंसानों के लिए करते हैं, और कलेक्शन का इस्तेमाल हम निर्जीव वस्तुओं के लिए यानी कि नॉन लिविंग के लिए करते हैं। ठीक है। एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है, डाउट्स बहुत सारे आएंगे तभी जाके क्लियरेंस आपको मिलेगा, क्लियरिटी मिलेगी, नहीं तो नाउन तो आप लोग बहुत बार पढ़े होंगे, फिर इस बार पढ़ने की क्या ज़रूरत है। मैं आपको क्या स्पेशल पढ़ाने जा रहा हूँ। तो कॉन्सेप्ट को समझोगे तो आपको कोई ना कोई नई चीज़ ज़रूर मिलेगी। अगर आप प्रॉपर नाउन की बात करने जा रहे हो तो प्रॉपर नाउन डिनोट्स प्रॉपर पर्सन, प्लेस एंड थिंग। अगर प्रॉपर नाउन के बारे में बात करोगे आप तो प्रॉपर नाउन में व्यक्ति के बारे में बताएगा, वस्तु के बारे में बताएगा और स्थान के बारे में बताएगा। कॉमन नाउन भी क्या करेगा, व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में बताएगा। लेकिन कलेक्टिव नाउन क्या करेगा कि केवल व्यक्ति और वस्तु के बारे में बताएगा, स्थान के बारे में वो आपको बात नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि कलेक्टिव नाउन का स्थान से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। स्थानों का कभी न संग्रह हो सकता है न कभी ग्रुप हो सकता है। ठीक है। वाराणसी और प्रयागराज दोनों जगह की वस्तुओं को आप एक जगह कर सकते हैं, दोनों जगहों के लोगों को एक जगह इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन अगर दोनों जगहों को एक जगह इकट्ठा करने की बात आए तो आपके हमारे बस का नहीं है, इसलिए हम कभी उसका कलेक्शन नहीं कर सकते हैं। तो कलेक्टिव नाउन इन्हीं के बारे में क्या करती है, बात करती है। अब ज़रा हम चलते हैं इसके कॉन्सेप्ट की तरफ। कलेक्टिव नाउन है, ये 2 लेक्चर मैं दूंगा, इसके कलेक्टिव नाउन पे 2 लेक्चर होगा, क्योंकि कलेक्टिव नाउन का कॉन्सेप्ट बड़ा है, और बड़ा है तो इसको समझने में भी थोड़ा बहुत आपको समय देना पड़ेगा। चलिए मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में आज बताने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से देखना आप लोग। अगर दोस्तों मैं यहाँ पे बोलता हूँ फैमिली, क्या बोल दिया मैं, फैमिली। फैमिली होने के लिए कम से कम मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन्स कितने होने चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। तो फैमिली होने के लिए कम से कम एक मदर का होना ज़रूरी है, एक फादर का होना ज़रूरी है, और उनके बाल बच्चों का होना ज़रूरी है। यानी पति पत्नी और उनके बच्चे, एक भी बच्चा होगा अगर तो कम से कम पति पत्नी और बच्चा मिला के 3 लोग हो गए। इसका मतलब है कि यह व्यक्तियों का क्या है, व्यक्तियों का एक ग्रुप है ग्रुप। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों, अगर हम बात करते हैं टीम की, एक टीम होती है तो उसमें नंबर ऑफ प्लेयर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे क्रिकेट की टीम ले लीजिए तो उसमें क्या होता है कि 11 प्लेयर्स होते हैं, तो 11 खिलाड़ियों का क्या बन गया, ग्रुप बन गया। दूसरी चीज़, अगर मान लीजिए खो खो लेंगे, खो खो में 9 होते हैं, जिम्नास्टिक लेंगे तो उसमें 8 होते हैं, वाटर पोलो लेंगे तो उसमें कितनी होती है, 7 होती है, अगर कबड्डी लेंगे तो उसमें भी नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने होते हैं, 7 होते हैं। ठीक है। तो ऐसे करके आपको टीम बनी, और टीम क्या हो गई, तो व्यक्तियों का समूह है, इसलिए उसको क्या बोलेंगे, इसलिए उसको बोलेंगे कलेक्टिव नाउन, टीम हो गया। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों पार्टी की। अगर एक पॉलिटिकल पार्टी की बात करें, जैसे बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी, ठीक है, तृणमूल कांग्रेस, ऐसे बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां हैं जिसमें नंबर ऑफ पर्सन्स कितने होंगे, बहुत सारे होंगे, तभी जाके एक पॉलिटिकल पार्टी क्या करेगी, फॉर्म करेगी। और वो किसका कलेक्शन होगा या फिर ग्रुप होगा, तो पार्टी तो बनती है व्यक्तियों से ना, इसका मतलब क्या होगा, वो ग्रुप होगा। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ, अगर पार्टी एक कलेक्टिव नाउन है तो यहाँ पे दोस्तों पार्लियामेंट तो वैसे भी कलेक्टिव नाउन होगा ना, क्योंकि पार्लियामेंट का मतलब होता है संसद, और उस संसद में बैठने वाले लोगों की संख्या क्या होती है, बहुत सारी होती है। उसके बाद अगर मान लो दोस्तों मैं अगर बोल दूँ यहाँ पे कमेटी, अगर कोई भी दोस्तों कमेटी बनाई जाती है, इसका मतलब है कि नंबर ऑफ प्लेयर्स, नंबर ऑफ पर्सन्स क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। अगर दोस्तों यहाँ पे मैंने यहाँ पे बोला क्राउड, क्राउड का मतलब क्या होता है दोस्तों, भीड़ होता है, एक आदमी से भीड़ बनने वाला नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, ग्रुप होगा। किसका ग्रुप होगा, तो व्यक्तियों का। अगर यहाँ पे मैंने लिख दिया MOB, मॉब, अब आपको इन दोनों शब्दों में थोड़ा डिफरेंस समझना है। मॉब का मतलब यहाँ पे मोबाइल नंबर नहीं समझेंगे आप लोग, ठीक है, अक्सर लिखा रहता है मोबाइल को लोग मॉब बोल देते थे, लेकिन मॉब का मतलब होता है उत्तेजित भीड़, उग्र भीड़, ऐसी भीड़ जो कहीं दंगा फसाद कर सकती है। क्राउड का मतलब भी होता है भीड़, लेकिन वो शांत भीड़ होती है जो कोई स्पीच सुनती है, भाषण सुनती है, और सुनने के बाद वो क्या होती है, तितर बितर हो जाती है, डिस्पर्स हो जाती है।
लेकिन मॉब का मतलब होता है कि वो कहीं लिंचिंग कर ले, इसी शब्द से बना है मॉब लिंचिंग। कई सारे लोग मिलकर किसी की हत्या कर देते हैं तो मॉब लिंचिंग में आता है वो, ठीक है। उस पर कोई केस वगैरह फाइल नहीं करे, फाइल तो होता है लेकिन कोई डिसीजन नहीं ले पाता है आदमी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आ गया कमीशन। क्या आ गया? कमीशन। कमीशन यहाँ पे घूस खाने वाला नहीं है, बल्कि कमीशन का मतलब होता है आयोग। जैसे यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। कमीशन का मतलब होता है आयोग, और आयोग में एक पैनल होता है जिसमें व्यक्तियों की संख्या ज़्यादा होती है। अगर दोस्तों यहाँ पे मैं बोल दूँ CREW, क्रू। क्रू का मतलब होता है, आप लोगों ने एक फ्लाइट का नाम सुना होगा जिसको बोलते हैं केबिन क्रू। गल्फ कंट्रीज़ का वो एक एयरलाइंस कंपनी है जिसको वो केबिन क्रू। क्रू का मतलब होता है प्रशिक्षित नाविकों का झुंड। ऐसे सेलर्स यानी कि ऐसे नाविक जो बाकायदे ट्रेंड किए गए हों, और उन ट्रेंड किए गए नाविकों के झुंड को क्या बोलते हैं? क्रू बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद ऐसे बहुत सारे आपको मिलेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया ARMY, आर्मी। क्या लिख दिया? आर्मी। तो एक आदमी से मिल के आर्मी बनेगा नहीं, ठीक है। अब ज़रा आपके सामने ये तो कलेक्टिव नाउन है, ये क्या है? ये कलेक्टिव नाउन है, और कलेक्टिव नाउन के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो ये सारे लोग क्या है? ये ग्रुप ऑफ पीपल है, ग्रुप ऑफ पीपल है, और ये सारे लोग कलेक्टिव नाउन में हैं। आप लोग कहेंगे कि सर आपने यहाँ पे नॉन लिविंग के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं। तो अभी मैं नहीं बताऊंगा, उसको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। क्यों नहीं बताऊंगा? तो एक छोटा सा आपको कॉन्सेप्ट फिर मैं बताता हूँ कि ये सारे लोग इकट्ठा हो कि ये सारा तो बना लिए, लेकिन अगर नॉन लिविंग आएगा तो क्या इस सारे नॉन लिविंग लोग मिलके कोई कमेटी बनाएंगे? नहीं बनाएंगे ना। इसलिए इनका इस्तेमाल किस वे में करना है वो दूसरे वे में करना है, और इनका इस्तेमाल दूसरे वे में करना है। इसलिए मैं उसको दो अलग अलग लेक्चर में क्या करूँगा? डिस्कस करूँगा। आप लोग का पूरा मोटिव इस पे होना चाहिए, कंसंट्रेशन इस पे होना चाहिए कि हाँ ये जो कॉन्सेप्ट आएगा इसको कैसे क्वेश्चन आएंगे, कैसे इसको सॉल्व करना है, और कॉन्सेप्ट को हम कैसे समझेंगे। सबसे पहला सब, इसके पहले अगर आर्टिकल ए आएगा तो उसको गलत करिएगा, इसके पहले अगर एन आएगा तो उसको भी गलत करिएगा, और इसके पहले आएगा द तो ये गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। ये गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। लेकिन इसके पहले आर्टिकल ए भी आ सकता है और आर्टिकल एन भी आ सकता है, लेकिन कब आएगा वही तो हमको सीखना है। कि नहीं आएगा ठीक है, लेकिन आएगा ये भी ठीक है, लेकिन कब नहीं आएगा, कब आएगा, यही आपको सीखना है, ठीक है। ये जो है आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको इसमें ये कवर करना है कि ये सारे लोग सिंगुलर हैं कि प्लूरल हैं। फैमिली होने के लिए कम से कम 3 लोगों का होना जरूरी है, और मैक्सिमम कितना भी हो सकता है। तो आखिर ये सिंगुलर के फॉर्म में आएगा कि प्लूरल के फॉर्म में आएगा, ये जानना तो बेहद ज़रूरी है ना। तो ज़रूरी है, तो आइए आपको मैं यहाँ पे समझाता हूँ कि ये जितने सारे कलेक्टिव नाउन हैं, ये सारे लोग सारे कलेक्टिव नाउन कैसे हैं? तो सारे कलेक्टिव नाउन सिंगुलर हैं। कैसे हैं? सिंगुलर है। फिर आपको मैं दूसरा पॉइंट समझाता हूँ कि ये सारे जो कलेक्टिव नाउन हैं वो प्लूरल हैं। अब ध्यान से देखिए, कन्फ्यूज़न कहाँ पे क्रिएट होता है, ये सबसे बड़ी चीज़ होती है। और इसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए आप लोग यहाँ पे मैं इस वीडियो को देख रहे होंगे, कहीं पे पढ़ रहे होंगे। अगर मैंने कहा कि ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है, यानी कि ये सिंगुलर भी है और ये प्लूरल भी है, दोनों है। मैं मान लेता हूँ कि ठीक है चलो यार ये सिंगुलर प्लूरल दोनों है, लेकिन अब ज़रा हमको ये डिसाइड करना है कि ये कब सिंगुलर होगा, कब प्लूरल होगा। तभी तो हम पता कर पाएंगे कि हाँ इसके साथ हमको इज़ लगाना है या आर लगाना है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आप लोगों से अगर क्वेश्चन पूछा जाता कि आपके परिवार में कितने लोग हैं, कोई बताता कि मेरे में 5 हैं, किसी में 10 हैं, किसी में 15 हैं, 20 हैं। तो 20 हो चाहे 200 हो, अगर परिवार में यूनिटी है तो परिवार एक बन के रहता है। लेकिन जिस दिन परिवार में यूनिटी नहीं रहती है, आपस में मतभेद हो जाता है, तो परिवार एक से क्या हो जाता है, 2 हो जाता है, 2 से 3, 3 से 4, ऐसे बढ़ते चले जाते हैं, ऐसे बढ़ भी रहे हैं। तो ये याद रखिएगा, ये सिंगुलर तब होगा जब इसमें यूनिटी होगी। क्या होगी? यूनिटी। और यूनिटी का मतलब क्या होता है? यूनिटी का मतलब होता है एकता। क्या होगा? एकता।
अगर यूनिटी है, एकता है, इसका मतलब है कि ये सिंगुलर है, और अगर सिंगुलर है तो आप याद रखोगे ये जो ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पे लगाएंगे हम इज़ और एम आर में से, वो हेल्पिंग वर्ब भी किस टाइप का होगा? सिंगुलर के लिए सिंगुलर ही होगा, सिंगुलर के लिए सिंगुलर ही होगा। दूसरी चीज़, अगर यहाँ पे डिवाइडेशन हो, क्या हो? अगर यहाँ पे डिवाइडेशन, और डिवाइडेशन जिसको आप लोग क्लियरली जानते हैं बंटवारा, अगर इन लोगों में यूनिटी नहीं है, आपस में मतभेद हो गया, इसका मतलब है कि ये लोग क्या है, आपस में इनका जो रिलेशन है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, वो अच्छी नहीं है, और उस कंडीशन में क्या होगा? प्लूरल होगा। और जब ये यूनिटी रहा तो हेल्पिंग वर्ब किस टाइप का लिया? सिंगुलर। लेकिन अगर डिवाइडेशन हो गया तो हेल्पिंग वर्ब अब इज़ नहीं लेगा, बल्कि इसके जगह पे क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि इतना बताने के बावजूद भी आपका जो कॉन्सेप्ट है क्लियर नहीं हुआ। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये सब सारी चीज़ें समझ में नहीं आ रही होंगी, उनके दिमाग में नहीं घुस रहा होगा, तो उनको पूछना चाहिए कि सर मान लीजिए कि हमको समझ में नहीं आया, तो क्या कोई और फंडा है, कोई और कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू हम इसका आंसर कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। सेंटेंस में देखिएगा, एक आता है अपना के लिए पॉजिटिव केस। अगर अपना के लिए इसने ITS इट्स का इस्तेमाल किया है, अगर सेंटेंस में इनमें से कोई भी अगर वर्ड दिया है, बहुत सरल सा कॉन्सेप्ट में बता रहा हूँ, अगर इनमें से कोई अगर एक वर्ड दिया है और उस सेंटेंस को आप ढूंढते चले जाइए सेंटेंस में, अगर इट्स दिया है इसका मतलब है कि उसमें यूनिटी है, और यूनिटी है इसका मतलब कि सिंगुलर है, और सिंगुलर है इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? सिंगुलर लगाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए कि यहाँ पे अपना के लिए, यहाँ पर अपना के लिए इट्स नहीं बल्कि यहाँ पे क्या दिया है? देयर दिया है, इसका मतलब है कि उसमें डिवाइडेशन है, और डिवाइडेशन है इसका मतलब वो प्लूरल है, इसका मतलब उसके साथ क्या लगाएंगे आप? प्लूरल लगाएंगे। लेकिन मान लीजिए कि नहीं समझ में आया, ये भी खत्म हो गया, खत्म, खलास। फिर क्या सेंटेंस में अगर कुछ बच्चे पूछ दें कि सर मान लीजिए कि इट्स और देयर दिया ही ना हो, तो कैसे पहचानेंगे? तो भी उसका तरीका है, तरीकों की कोई कमी नहीं है, तरीकों की कोई कमी नहीं है, बस समझने की ज़रूरत है। कैसे? ज़रा मैं एक आपको एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। अगर मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे लिख दिया फैमिली, माई फैमिली मैंने लिख दिया, क्या लिख दिया दोस्तों? माई फैमिली। अब फैमिली आ गया ना, और फैमिली के पहले यहाँ पे क्या लिखा है? माई। माई लिखा हो या ना लिखा हो, माई लिखा हो या ना लिखा हो, उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। मैंने आपको माई के बारे में कहीं नहीं पढ़ाया, मैंने फैमिली के बारे में पढ़ाया, तो फैमिली आपको यहाँ पे फोकस करना है कि यहाँ पे हम फैमिली के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे जब फैमिली आ गया तो फैमिली के साथ हमने यहाँ पे लिख दिया HAS हैज़, और यहाँ पे लिख दिया हैव। उसके बाद आ गया TAKEN टेकन, और उसके बाद आ गया इट्स, और उसके बाद आ गया डिसीजन। ठीक है, अब ज़रा आपको ये बताना है कि फैमिली के साथ हमको हैज़ और हैव लगाना है। तो पढ़ते समय इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आप सबको ये पता होना चाहिए कि जितने भी सारे कलेक्टिव नाउन्स हैं वो सिंगुलर भी हैं और प्लूरल भी हैं, ये दोनों हो सकते हैं। यानी फैमिली के साथ हम हैज़ भी लगा सकते हैं, फैमिली के साथ हैव भी लगा सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। बट उसके लिए कंडीशन क्या है कि अगर यूनिटी रहेगी, इट्स रहेगा तो सिंगुलर होगा, डिवाइडेशन रहेगा तो देयर रहेगा, और फिर क्या रहेगा? आर। अब बताइए यहाँ पे इट्स दिया है कि नहीं? दिया है ना। अगर इट्स यहाँ पे दे रखा है, इसका मतलब है कि यूनिटी है, और यूनिटी है इसका मतलब सिंगुलर है, सिंगुलर है तो इसका मतलब क्या होगा? सिंगुलर होगा। इसका मतलब फैमिली के साथ यहाँ पे क्या लगाना है? हैज़। हैव यहाँ पे क्या हो गया? गलत हो गया। इसको देख के मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। मान लेता हूँ कि एक बार आपको एग्जाम्पल और चाहिए, अगर सेम क्वेश्चन यही ले लेता हूँ, माई फैमिली, क्या आ गया? माई फैमिली। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों आ गया हैज़, ए ऑप्शन, और दूसरा ऑप्शन आ गया HAA हैव, दूसरा ऑप्शन। आपको भी पता है कि फैमिली के साथ हैज़ हैव दोनों कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ गया डिवाइडेड ओवर, यहाँ पे आ गया देयर, और उसके बाद आ गया ओपिनियन। अब यहाँ पे देयर दिया है, अब आपने इट्स को देखा तो आपने यहाँ पे हैज़ लगा दिया, ये वाला गलत हो गया। लेकिन आपको यहाँ पे अब क्या दिखाई दिया? देयर, और देयर दिखेगा इसका मतलब क्या होगा? डिवाइडेशन होगा, और डिवाइडेशन होगा इसका मतलब हेल्पिंग और कैसी होगी? प्लूरल होगी। इसका मतलब है कि फैमिली के साथ यहाँ पे ए गलत है, फैमिली के साथ यहाँ पे हैव क्या है? करेक्ट है।
इसको देख के आप क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये बहुत आसान सा तरीका है। इस सेंटेंस का मतलब आपको आया नहीं आया उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। इसको देख के इजीली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि ये जो क्वेश्चन है आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद मैं दो अलग अलग तरीक़ों से इसको फिर से एग्जाम्पल के थ्रू मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, मैं 2 सेकंड के लिए हटता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका प्लीज़। चलिए, हो गया होगा, और हो गया होगा तो ज़रा मैं इसको फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। ये कॉन्सेप्ट मैं अभी नहीं डस्ट नहीं कर रहा हूँ ताकि आप लोग इसको लिखेंगे तो यूज़ में आएगा। अब ज़रा देखिए, अगर इसी क्वेश्चन को मैं अगर ऐसे ले लेता हूँ, माई फैमिली, एक ही क्वेश्चन को देखिए मैं समझा रहा, माई फैमिली, यहाँ पे आ गया इज़ और यहाँ पे आ गया आर, ए और बी। उसके बाद आ गया डिस एग्री विथ, उसके बाद आ गया THIS दिस। अब सेंटेंस में फैमिली तो आपको दिख गई, आपको ये फैमिली तो दिख रही है, और फैमिली तो दिख रही है, फैमिली के साथ आप इज भी लगा सकते हो, आर भी लगा सकते हो, लेकिन आपको सेंटेंस में ना इट्स मिलेगा ना देयर मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा ना। डिस एग्री है, विथ है और दिस है, आपको ना इट्स मिला ना देयर मिला। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे और वो सोचेंगे कि अरे यार अब यहाँ पे क्या लगाऊं, ये तो ट्रिक था एक, तो इट्स और देयर देख के हम इज और आर कर देंगे, बट यहाँ पे ना इट्स हो ना देयर हो, देन व्हाट शुड वी डू। और सपोज करो हमको सेंटेंस का अर्थ भी नहीं समझ में आ रहा है, तो आपको पूरे सेंटेंस का अर्थ ना समझ में आए, लेकिन कुछ ऐसा ज़रूर होगा जो आपको सेंटेंस में समझ में आएगा। अब ज़रा मैंने यहाँ पे लिखा है डिसएग्री। डिस अगर एग्री होता, एग्री का मतलब होता है सहमत होना, तो आप सहमत हैं, इसका मतलब है कि यूनिटी होती है आप में। लेकिन यहाँ पे है कि डिसएग्री, आप असहमत हैं। क्या है? आप असहमत हैं, और असहमत हैं तो ये बताइए वहाँ पे बंटवारा होगा कि एकता होगा? तो आप कहोगे ना कि असहमत है तो यूनिटी कैसे हो सकती है। इसका मतलब है कि यहाँ पे आर होगा और इसका इस्तेमाल क्या करेंगे हम? नहीं करेंगे। ये बहुत सारा कॉन्सेप्ट है। अगर मान लीजिए कि यही मैं अगर क्वेश्चन ले लूँ कि यहाँ पे ले लिया माई फैमिली, क्या ले लिया? माई फैमिली, ठीक है। उसके बाद आ गया यहाँ पे इज़ और यहाँ पे क्या आ गया? आर। उसके बाद आ गया नॉट, उसके बाद आ गया एग्री, उसके बाद आ गया विथ, और उसके बाद क्या आ गया? दिस। अब ज़रा आपको बताना है कि यहाँ पे फैमिली के साथ अब यहाँ पे ए और बी में से क्या होगा? ए और बी में से अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे डिस एग्री था तो असहमत था, तो यहाँ पे तो एग्री है ना, तो एग्री है तो यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे यूनिटी है। अगर एग्री का मतलब यूनिटी तो होता है सहमत होना। अगर मैं आपसे सहमत हूँ इसका मतलब आपके और हमारे विचारों में कोई डिवाइडेशन नहीं है, हम दोनों लोग एक ही तरीके से सोच रहे हैं। बट यहाँ पे क्या दिया है? नॉट। एग्री का मतलब सहमत और नॉट का मतलब नहीं, सहमत नहीं है, इसका मतलब फिर क्या है? आप असहमत है, इसका मतलब ऐसे भी क्वेश्चन में क्या लगाएंगे आप? क्या लगाओगे आप? यहाँ पे आर लगाओगे, इसका इस्तेमाल नहीं करोगे। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट है जिसको देख के आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि इस टाइप वाला क्वेश्चन, अभी दूसरे टाइप का तीसरे टाइप का क्वेश्चन मैं नहीं बताया हूँ, लेकिन हाँ एक टाइप का मैंने बताया है। एक टाइप का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आया नहीं आया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी के दूसरे पहलू के साथ। तब तक उम्मीद करूँगा कि ये पिछला वीडियो, ये वाला वीडियो के कॉन्सेप्ट को आप लोग समझ लेंगे, तब दूसरे वाले कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ही आसान होगा। हाँ, वीडियो देखने के बाद अगर पसंद आए तो उसको लाइक करना, शेयर करना, और सबसे बड़ी चीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब भी करिएगा, उसके बाद अपने स्टेटस पे भी डालिएगा, उसके बाद अपने ग्रुप में भी डालिएगा, फेसबुक स्टोरी भी लगाइएगा, और शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।